गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे इमल्सन की और कोलाइड के अनुप्रयोगों की। ये दोनों ही सरल टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सभी टॉपिक हमारे आसानी से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। बच्चों ये सरफेस केमिस्ट्री का अंतिम लेक्चर है, ठीक है। आज सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? इमल्सन की। इमल्सन सुना है आपने, पहले भी मैंने बताया था। इमल्सन दो द्रवों का जो कोलाइड है वही क्या है? इमल्सन। मतलब जिसमें द्रव ही क्या हो? परिक्षेपण माध्यम, और द्रव ही क्या हो? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो क्या बन जाता है? इमल्सन। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? द्रव। माध्यम भी द्रव और प्रावस्था भी द्रव, तो बन जाएगा क्या? इमल्सन। ठीक। अब द्रव कौन से? ऐसे द्रव जो आपस में क्या हो? अमिश्रणीय हो या आंशिक मिश्रणीय हो, तो बनता है क्या? कोलाइड। अगर दो विलयशील द्रवों को मिला दिया जाए, जैसे एथिल अल्कोहल को जल में घोल दिया जाए, तो कोलाइड नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? वास्तविक विलयन। कोलाइड बनाने के लिए हमें आपस में कम मिश्रणीय द्रव चाहिए या अमिश्रणीय द्रव चाहिए, जैसे जल और तेल। जल और तेल एक दूसरे में नहीं घुलते, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है क्या? इमल्सन। क्या बन जाता है? इमल्सन। अब इमल्सन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें जल में तेल का इमल्सन, ठीक है। जल में तेल का, इसका मतलब जल के अंदर कौन है? तेल। ठीक। जल के अंदर कौन है? तेल। इसको बोलते हैं OW इमल्सन। इस प्रकार के इमल्सन में तेल तो क्या है? प्रावस्था। जल के अंदर तेल घुला हुआ है तो जल ज्यादा मात्रा में है, और जो ज्यादा मात्रा में है वो है माध्यम। तो इस प्रकार के में माध्यम तो कौन है? परिक्षेपण माध्यम तो कौन है? जल। और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? तेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं OW टाइप इमल्सन। O का मतलब तो है यहाँ पर प्रावस्था, और W का मतलब है माध्यम। पहले O लिखा हुआ है तो ये प्रावस्था है, O का मतलब तेल, और बाद में W लिखा हुआ है यानी वाटर, यानी परिक्षेपण माध्यम। जो पहले लिखा है वो प्रावस्था, जो बाद में लिखा है वो माध्यम। ये ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा होता है तेल में जल का इमल्सन। तेल में जल का इमल्सन, यानी इसको लिखेंगे हम WO। तेल क्या है यहाँ पर? माध्यम, और जल क्या है यहाँ पर? प्रावस्था। उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ परिक्षेपण माध्यम तो कौन है? तेल, और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? कौन है? जल। समझ में आ गई बात? तो दो तरह के इमल्सन हो गए, ये ध्यान रखना है हमको। अब OW टाइप का इमल्सन कौन है? जैसे दूध, जैसे वेनेसिंग क्रीम। ठीक है, ये किस प्रकार के इमल्सन है? OW टाइप का इमल्सन। और WO टाइप का इमल्सन कौन है? मक्खन, कोल्ड क्रीम। ठीक है ना, जो क्रीम है वो भी इस प्रकार के इमल्सन होते हैं। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना है। दूध के अंदर जल ज्यादा मात्रा में होता है, तेल यानी वसा कम मात्रा में होती है। क्रीम या मक्खन के अंदर तेल यानी वसा तो ज्यादा मात्रा में है, यानी माध्यम है, और जल उसमें कम मात्रा में होता है।
इस प्रकार के इमल्सन को, जिसमें जल क्या है माध्यम, उसको बोल देते हैं जलीय इमल्सन। क्या कह देते हैं उसको? जलीय इमल्सन। और ऐसा इमल्सन जिसमें तेल ज़्यादा मात्रा में यानी तेल परिक्षेपण माध्यम है, उसको बोल देते हैं तेलीय इमल्सन। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बच्चों। अब इमल्सन जब बनाया जाता है, दो द्रवों को मिलाकर के जब इमल्सन बनाया जाता है तो उसको स्थायी करने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है इमल्सीकारक, ठीक है। इमल्सन को स्थायी रखने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको कहते हैं इमल्सीकारक। अब कौन है इमल्सीकारक? OW टाइप का इमल्सन जो है उसमें इमल्सीकारक कौन होता है? प्रोटीन, ठीक है, गोंद और साबुन, ठीक। और WO टाइप का जो इमल्सन है, इसमें इमल्सीकारक का काम कौन करता है? लंबी श्रृंखला के एल्कोहल, लंबी श्रृंखला के एल्कोहल और लैंप ब्लैक और भारी धातुओं व वसा अम्ल के लवण, ये याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इमल्सीकारक OW टाइप का जब इमल्सन बनाया जाता है तो उसमें इमल्सीकारक के रूप में इनका यूज करते हैं, प्रोटीन का या गोंद का या साबुन का। और जो WO टाइप इमल्सन है वो जब बनाया जाता है तो उसमें लंबी श्रृंखला के अल्कोहल मिलाते हैं या लैंप ब्लैक या भारी धातुओं और वसा अम्ल के क्या मिलाए जाते हैं? उसमें लवण मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? इमल्सन स्थायी हो जाता है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इमल्सीकारक बताइए, OW टाइप के इमल्सन में कौन सा इमल्सीकारक काम में आता है, या WO टाइप के इमल्सन के लिए कोई एक इमल्सीकारक का क्या बताइए, नाम बताइए। इसके अलावा एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। OW टाइप का इमल्सन का एग्जाम्पल लिखिए या WO टाइप के इमल्सन का एग्जाम्पल लिखिए, या दूध किस प्रकार का इमल्सन है, मक्खन किस प्रकार का इमल्सन है, कोल्ड क्रीम किस प्रकार का इमल्सन है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इमल्सन दो तरह के हो गए, एक तो ये जिसको हम बोलेंगे जलीय इमल्सन और एक ये जिसको बोलेंगे हम तेलीय इमल्सन, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए, कैसे पता लगे हमें कि ये तेलीय इमल्सन है और ये जलीय इमल्सन है, ठीक है। ये WO टाइप का इमल्सन है या OW टाइप का इमल्सन है, इसका पता कैसे लगेगा हमें, उसकी बात करेंगे अब हम। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जलीय इमल्सन और तेलीय इमल्सन में किस प्रकार से अंतर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये जलीय इमल्सन है या तेलीय इमल्सन है। OW टाइप का जो इमल्सन है वो तो कौन सा कहलाता है? जलीय, ठीक। और WO टाइप का इमल्सन है वो कहलाता है तेलीय। ये ध्यान रखेंगे। जलीय इमल्सन का मतलब इसमें जल क्या है? माध्यम। और तेलीय इमल्सन का मतलब इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम है। अब इसके लिए देखो हम एक तो काम में लेते हैं रंजक। ऐसे रंजकों का उपयोग करते हैं जो तेल में विलय होते हैं। तेल में विलय रंजक हैं जैसे सूडान, थर्ड, फ्यूसीन। ये किस में विलय रंजक हैं? तेल में विलय रंजक होते हैं ये, ठीक है। अगर इन रंजकों को हम WO टाइप के इमल्सन में मिलाएंगे तो कैसा रंग आता है? गहरा रंग आता है। लेकिन अगर इनको हम जलीय इमल्सन यानी OW टाइप के इमल्सन में मिलाएंगे तो गहरा रंग नहीं आता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। सूडान, थर्ड और फ्यूसीन को जब हम इमल्सन में मिलाएंगे, अगर गहरा रंग आ रहा है तो हम समझ जाएंगे तेलीय इमल्सन है।
और जब हल्का रंग आ रहा है यानी गहरा रंग नहीं आ रहा है तो हम समझ जाएंगे जलीय इमल्सन है। दूसरा, हम इसको तनुता विधि से भी पता लगा सकते हैं। कौन सी विधि से? तनुता विधि। तनुता विधि का मतलब क्या है? पानी की बूंद डालते हैं, जल की थोड़ी मात्रा लेकर के उसमें पानी की बूंद डालते हैं, ठीक है। इमल्सन की थोड़ी मात्रा लेकर के उसमें पानी की बूंद डालते हैं। अगर पानी मिलाने पर कैसा समांगी मिश्रण बनता है तो कैसा है इमल्सन है? वो जलीय है। और पानी मिलाने पर विषमांगी मिश्रण बनता है तो कैसा है? वो तेलीय। क्योंकि यहाँ तेल ज़्यादा मात्रा है तो पानी मिलाएंगे तो घुलेगा नहीं, तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। जलीय इमल्सन में पानी मिलाएंगे तो घुल जाएगा, तो कैसा बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा। तो समझ जाएंगे हम। तीसरा, चालकता विधि के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। चालकता का मतलब जो तेलीय इमल्सन होता है ना, इसकी चालकता कम होती है और जो जलीय इमल्सन होता है उसकी चालकता ज़्यादा है। ये ध्यान रखेंगे। इसकी चालकता तो है अधिक, ये ध्यान रखेंगे। चालकता क्या है? इसकी अधिक होती है। और जलीय इमल्सन, जो तेलीय इमल्सन है, इसकी चालकता क्या है? कम। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम तेलीय और जलीय इमल्सन में, OW और WO टाइप इमल्सन में क्या कर देंगे? अंतर कर पाएंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? अब इमल्सन कहाँ उपयोग में आते हैं हमारे? कहाँ काम आते हैं इमल्सन? देखो, हमारे भोजन का जब पाचन होता है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है, तो वहाँ इमल्सन बनता है, ठीक है। तो पाचन में इमल्सन का रोल होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब हम साबुन से कपड़े साफ करते हैं वहाँ पर भी इमल्सन बनता है, वहाँ पर भी इमल्सन की भूमिका होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जब धातु कर्मिकी की बात करेंगे तो धातु कर्मिकी में झाग प्लवन विधि होती है, वहाँ पर भी इमल्सन बनता है, वहाँ पर भी इमल्सन का अहम रोल होता है। और जो औषधियाँ होती हैं, क्रीम होती है, लोशन होता है, उसमें भी क्या होता है? इमल्सन होता है, ठीक है ना? ठीक। तो ये क्या है? इमल्सन के अनुप्रयोग। समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया। इमल्सन क्या है? इमल्सन दो द्रवों का मिश्रण, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव। कितने प्रकार के होते हैं? OW और WO। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। OW जो पहले है वो है प्रावस्था और जो बाद में है वो है माध्यम, यानी W माध्यम है, यानी जलीय इमल्सन है। और WO पहले जो है प्रावस्था, बाद में जो है माध्यम, यानी माध्यम क्या है? WO, तेल में जल घुला हुआ है, यानी तेलीय इमल्सन है, ठीक है। कैसे अंतर करते हैं समझ में आ गया? इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं हमें। और इमल्सी कारक कौन सा काम में आता है इमल्सन बनाने के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कोलाइड के अनुप्रयोग। कोलाइड कहाँ काम आते हैं उसकी बात करेंगे। अब बात करेंगे हम कोलाइड के अनुप्रयोगों की। देखो, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के कोलाइडी पदार्थ पाए जाते हैं। अब कोलाइड के क्या अनुप्रयोग हैं? कुछ प्रमुख अनुप्रयोग कोलाइड के हैं, उनको हम विस्तृत देखेंगे, विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। बहुत सरल है, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो पहला अनुप्रयोग देखते हैं हम इसका औषधियों में। देखो, औषधियाँ जो होती है ना, दवाइयाँ जो होती हैं, वो सामान्यतः कोलाइडी प्रकृति की ही होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि कोलाइड का अधिशोषण आसानी से हो जाता है और उनका स्वांगीकरण भी आसानी से हो जाता है। उनको हमारे शरीर की कोशिकाएं आसानी से क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं, उनका आसानी से स्वांगीकरण हो जाता है, इसलिए दवाइयाँ कोलाइडी होती हैं। अब कौन सी प्रमुख दवाइयाँ हैं जो कोलाइड होती हैं? जैसे एक तो आर्जीरोल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आर्जीरोल या प्रोटार्जीरोल, प्रोटार्जीरोल ये चांदी का कोलाइड होता है, सिल्वर का कोलाइड है प्रोटार्जीरोल।
इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हमारी आँख की जो पलकें हैं इनके रोगों का उपचार किया जाता है प्रोटार्जिरोल से या आर्जिरोल से। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, आयरन, इनके जो कोलाइड होते हैं इनका उपयोग करते हैं कहाँ पर? टॉनिक के रूप में। जो स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम के कोलाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीमनी का जो कोलाइड है उसका उपयोग करते हैं काला अजर रोग का उपचार करने में। काला अजर रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गंधक का जो कोलाइड है वो क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं हम इसका धूम्र अवक्षेपण में। धूम्र अवक्षेपण, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है। कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर में इसका उपयोग देखें। धूम्र जानते हैं अपन, धुआं। धुआं क्या है? कोलाइड। किसका? कार्बन का। किसमें? वायु में। ये वायु में कार्बन का क्या होता है? कोलाइड होता है, ठीक है ना। यानी वायु के अंदर कार्बन घुला होता है तो उसको बोलते हैं धुआं या धूम्र। अब ये जो धुआं है इसमें से कार्बन का स्कंदन करने के लिए, इसमें से कार्बन को हटाने के लिए, वायु से कार्बन को हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर से गुजारते हैं। उससे क्या होता है? कार्बन का स्कंदन हो जाएगा और जो वायु है, गैस जो है वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये काम किया जाता है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर में, धूम्र अवक्षेपक में। क्या होता है धूम्र अवक्षेपक? देखो इस तरह का होता है धूम्र अवक्षेपक। यहां लगा होता है क्या? छड़ लगी होती है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये धूम्र अवक्षेपक का डायग्राम है जो एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करते हैं? इधर से धुआं प्रवाहित किया जाता है, धूम्र प्रवाहित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, जिससे क्या होता है जब धुआं यहाँ आता है तो अपने आवेश को त्याग देता है और इसमें जो कार्बन होता है ना, कार्बन के कण जो होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं। ये अवक्षेपित हो जाते हैं कार्बन के कण, ठीक है। और यहाँ से गैसें बाहर निकल जाती हैं। गैसें यहाँ से क्या निकल जाती हैं? बाहर। इसको बोलते हैं चिमनी। तो ये कॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक है जिसमें धूम्र को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है जो कार्बन के कण हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और जो शुद्ध गैस है वो चिमनी से बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए धूम्र अवक्षेपक का। धूम्र क्या है? वायु में कार्बन का कोलाइड। कैसे करते हैं स्कंदन? इसको धूम्र अवक्षेपक या हम कह सकते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर से गुजारते हैं तो कार्बन का अवक्षेपण हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये जो वाहित मल होता है ये भी कोलाइड होता है। ये जल के अंदर जो मैल है उसका ऋणावेशित कोलाइड है। वाहित मल कैसा कोलाइड है? ऋणावेशित कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? ऋणावेशित। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब इसका क्या करते हैं? स्कंदन करते हैं। कैसे? वैद्युत कण संचलन के द्वारा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर से गुजारते हैं तो इसका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिससे जो मैल होता है वो अलग हो जाता है, पानी होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है
चर्म शोधन में चर्म शोधन क्या होता है? देखो, जो चर्म है यानी चमड़ा जो है, जो पशुओं की खाल होती है, वह भी कोलाइडी प्रकृति की होती है। ये प्रोटीन का धनावेशित कोलाइड होती है। चर्म क्या है? प्रोटीन कणों का धन आवेशित कोलाइड। ठीक है, ये प्रोटीन कणों का धन आवेशित कोलाइड है। और एक होता है टेनिन। टेनिन जो होता है ना, ये कैसा कोलाइड है? ऋणावेशित कोलाइड। ठीक है बच्चों, चर्म तो है प्रोटीन कणों का धनावेशित कोलाइड और टेनिन है ऋणावेशित कोलाइड। तो क्या करते हैं, चर्म को इस टेनिन के विलयन में डुबोते हैं। टेनिन का विलयन बना लेते हैं और उस टेनिन के विलयन में चर्म को क्या कर देते हैं? डुबोते हैं। जिससे क्या होता है? पारस्परिक स्कंदन हो जाता है, क्योंकि ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, एक दूसरे का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं। तो चर्म का क्या हो जाता है? स्कंदन। और स्कंदन होने के कारण क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चर्म शोधन कहते हैं। फिर इस चर्म का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं हम किस में? रबर व्यवसाय में। रबर व्यवसाय, देखो रबर भी ऋण आवेशित कोलाइड होता है। रबर कैसा कोलाइड है? ऋण आवेशित कोलाइड। रबर जो है, रबर का जल में कोलाइड होता है। रबर घुला होता है जल के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं रबर क्षीर। रबर का जो जल में कोलाइड है ना, उसको बोलते हैं रबर क्षीर। रबर क्षीर। अब इस रबर के कोलाइड का स्कंदन करके रबर प्राप्त किया जाता है। इसका स्कंदन करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? हमें रबर प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब जैसे रबर को किसी धातु की प्लेट पर चढ़ाना है तो वैद्युत कण संचलन के द्वारा धातु की प्लेट पर रबर की जो परत है ना, वो चढ़ाई जा सकती है। तो रबर क्या है? जल में रबर का कोलाइड। इसका क्या कर देंगे? स्कंदन, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? रबर। ठीक, रबर का क्या करते हैं? वल्कीनीकरण, गंधक मिला देते हैं रबर के अंदर, तो वल्कीनीकृत रबर प्राप्त हो जाता है। और फिर रबर की अगर हमें किसी धातु पर परत चढ़ानी है तो उस धातु का बना लेते हैं एनोड, और फिर वैद्युत कण संचलन के द्वारा उस पर चढ़ाई जाती है रबर की परत। चढ़ाते ना धातु की प्लेट पर रबर चढ़ाया जाता है, तो रबर वैद्युत कण संचलन के द्वारा ही चढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है जल शोधन में। जल शोधन, देखो जल के अंदर यदि मिट्टी की और अन्य कणों की अशुद्धियां पाई जाती हैं तो वह क्या बन जाता है? कोलाइड। और कोलाइड भी कैसा? ऋणावेशित। समझ गए? जल में मिट्टी की अशुद्धि हैं या अन्य अशुद्धियां उपस्थित हैं तो वो भी क्या है? एक कोलाइड है। और कैसा कोलाइड है वो? ऋण आवेशित कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? ऋण आवेशित। फिर जल का शोधन कैसे करें? इसमें ये जो अशुद्धियां उपस्थित है उनको कैसे हटाएं? इसके लिए क्या करते हैं? इसमें वैद्युत अपघटय मिलाते हैं। और हमें पता है वैद्युत अपघटय क्या कर देता है? स्कंदन। अब वैद्युत अपघटय के रूप में यहाँ मिलाई जाती है क्या? फिटकरी। फिटकरी से कौन से आयन प्राप्त होते हैं? Al+3 आयन। जल के अंदर फिटकरी रख देते हैं तो फिटकरी में कौन से आयन है? Al+3 आयन। ये Al+3 आयन क्या कर देते हैं? मिट्टी और अन्य अशुद्धियों का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं, उनको नीचे बैठ जाती है। स्कंदन के कारण वो नीचे बैठ जाती है, पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर उसको हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर पानी में मिट्टी घुली हुई है या अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित है तो आपको क्या करना है? उसमें फिटकरी डाल देनी है। फिटकरी डाल देंगे ना आप तो सारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी और फिर पानी को हम आसानी से पी पाएंगे।
नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं हम। जल शोधन के बाद इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कोलाइड का फोटोग्राफी में भी उपयोग होता है। फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफिक प्लेट आती है उस पर जिलेटिन में बना AgBr का कोलाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है ना, उस पर जिलेटिन में बने AgBr की क्या होती है, परत होती है। AgBr का कोलाइड होता है जिसमें जिलेटिन मिलाया गया है, उसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं हम। रक्त के स्कंदन की। देखो रक्त जो है ना वो भी क्या है, कोलाइड, और कोलाइड भी कैसा है, ऋणावेशित कोलाइड। रक्त जो है वो कैसा कोलाइड है, ऋण आवेशित कोलाइड। ठीक है, अब जैसे चोट लगती है तो रक्त बहता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी लगा दें या FeCl3 लगाते हैं तो रक्त का बहना बंद हो जाता है, रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है ऐसा? मैंने क्या कहा कि रक्त कैसा कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड। फिटकरी में कौन से आयन होते हैं, Al+3। फेरिक क्लोराइड में कौन से आयन होते हैं, Fe+3 आयन। ये आयन क्या कर देते हैं, रक्त का स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर रक्त बह रहा है चोट लगने के कारण तो हमें क्या लगाना है, वह फिटकरी लगा देनी है। फिटकरी लगा देंगे तो रक्त बहना बंद हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डेल्टा निर्माण। डेल्टा निर्माण में डेल्टा क्या होता है? देखो, जब नदियां अपना पानी समुद्र में डालती हैं तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्यों बनता है डेल्टा, ये पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेल्टा का निर्माण क्यों होता है। देखो, समुद्र का पानी जो होता है ना, उसमें पाए जाते हैं वैद्युत अपघटय। समुद्र के पानी में क्या होते हैं, वैद्युत अपघटय होते हैं विभिन्न प्रकार के। और नदी का जो पानी होता है वो होता है मृदा का कोलाइड। क्या है, नदी का पानी कोलाइड होता है, उसकी कोलाइडी प्रकृति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारे क्या हैं, वैद्युत अपघटय, जैसे Na+Cl- Mg+2Cl-। ठीक है, और ये आ रही है नदी का पानी, ये नदी का पानी। नदी के पानी में विभिन्न प्रकार के मृदा के कण उपस्थित हैं, यानी ये कोलाइडी प्रकृति होती है। तो जब नदी का पानी समुद्र के पानी में गिरता है तो यहाँ बना देता है वो डेल्टा। क्यों बनाता है? क्योंकि जब नदी का पानी समुद्र के पानी के संपर्क में आएगा तो यहाँ जो वैद्युत अपघटय पदार्थ हैं वो क्या कर देंगे, स्कंदन। हमें पता है वैद्युत अपघटय पदार्थ को जब कोलाइड में मिलाया जाता है तो कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। तो जब नदी का पानी जो कोलाइड होता है मृदा का, उसको जब समुद्र के पानी में गिरेगा तो इसमें जो वैद्युत अपघटय पदार्थ उपस्थित हैं समुद्र के पानी में, वो क्या कर देंगे, मृदा का स्कंदन कर देंगे। यहाँ जो मिट्टी है उसको स्कंदन कर देंगे, तो जिसके कारण मिट्टी ऊपर ही रह जाएगी, पानी समुद्र में गिर जाएगा और क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट अनुप्रयोग बात करें, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। देखते हैं हम आकाश को तो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें नीला रंग दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? देखो, वायुमंडल में धूल के कण होते हैं और जल वाष्प के कण भी होते हैं। इनकी कोलाइडी प्रकृति होती है। ठीक है, और हमने देखा है कि जो कोलाइड होते हैं ना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। पढ़ा है ना हमने, टिंडल प्रभाव में बताया था मैंने,
क्या करते हैं? ये प्रकाश का प्रकीर्णन, समझ गए। और प्रकीर्णन करते हैं कौन से रंग का? नीले रंग का, जिसके कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उसका यही कारण है कि जो कोलाइडी प्रकृति है धूल के कणों की और जो नमी उपस्थित है उसकी कोलाइडी प्रकृति होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है कौन से रंग के प्रकाश का? बैंगनी रंग का। लेकिन हमें नीला रंग दिखाई देता है आकाश का, क्योंकि हमारी आँखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसीलिए हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। तो सभी अनुप्रयोग समझ में आ गए बच्चों? बिल्कुल सरल टॉपिक है आज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज हमने कोलाइड के अनुप्रयोग बताए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये आज हमारा पृष्ठीय रसायन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आपको इस पूरे चैप्टर के वीडियो, सभी वीडियो ध्यान से देखने हैं जिसने नहीं देखे। अगर आपने सभी वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। जिसने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।